हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो पहले सुनिए कि इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन किया गया है। तो लेट्स से कि आपके पास कोई एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया किसी भी शेप का चलेगा, एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। और इस क्रॉस सेक्शन एरिया से इस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस एरिया के नॉर्मल डायरेक्शन में डेल्टा क्यू चार्ज पास होता है इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो यहां पे मैंने माना, let's assume that delta q amount of charge passes through any cross section area, through this cross section area, this cross section area in time interval delta t, in time interval delta t। तो मान लीजिए कि ढेर सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो यहां से पास हो रहे हैं नॉर्मल टू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, और इस इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन एरिया को पार कर जा रहे हैं इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी टाइम में Q, डेल्टा Q अमाउंट ऑफ चार्ज, डेल्टा Q कूलम ऑफ चार्ज passes through this cross section area। तो इस एरिया से पास होने वाला जो करंट है, देन देखिएगा, देन एवरेज करंट passing through this cross section area, passing through this cross section area, this area is given by I average is equal to delta Q divided by delta। इस तरीके से डिफाइन किया जाता है एवरेज करंट को। तो ये जो परिभाषा हमने जो पढ़ी है, ये एवरेज करंट की डेफिनेशन है कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा भी हो, कितना भी हो, उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से यदि डेल्टा टी टाइम इंटरवल में डेल्टा क्यू टोटल चार्ज पास होता है, तो उन दोनों का जो रेशियो है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी कहलाता है एवरेज करंट पासिंग थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन एरिया। उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होने वाला वो एवरेज करंट कहलाता है। क्या है बेटा? ये है एवरेज करंट। एवरेज को शॉर्ट में एवीडी लिख दिया है, एवरेज करंट उसको कहा जाता है। ये आई जो सिंबल है स्मॉल आई, उसके बाहर मैंने एंगुलर ब्रैकेट्स बनाए हैं, इनको कहते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स। ऐसे एंगुलर ब्रैकेट्स इनको कहा जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद यदि ये टाइम इंटरवल डेल्टा टी, इसको यदि बहुत छोटा कर दिया जाए, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कर दिया जाए, जितना बड़ा इनफाइनाइट है उतना ही छोटा, जितना इनफाइनाइट बड़ा होता है स्केल में, वैसे ही बहुत ही छोटा इनफाइनाइट जितना बड़ा है उतना ही छोटा स्केल यदि हम देखें, तो इनफाइनाइटेसिमली टाइम, छोटे टाइम इंटरवल के लिए लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, इस छोटे से टाइम इंटरवल के लिए जो हमारे पास ये वैल्यू होती है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इसको लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, और इस क्वांटिटी को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस करंट। इस क्वांटिटी को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस करंट। तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है एक और, इंस्टेंटेनियस करंट, इसका सिंबल है सिंपल आई, इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी, डी क्यू बाई डी टी। इसको आप रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम भी कह सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी। अब करंट की एसआई यूनिट की बात करें तो आपने ये 11th क्लास में चैप्टर नंबर 1 और 2 में देखा होगा कि जो करंट है, इट्स वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी इन द होल साइंस, होल फिजिक्स। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। एसआई यूनिट इज एम्पियर, इसका सिंबल होता है ए। यदि डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें
डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है आपके करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला इज ए, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात करंट के संदर्भ में, करंट के लिए वो क्या है, नोट करके देखें कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की जो डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन माना जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट कह सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में हम करंट की डायरेक्शन मानते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन या उनके फ्लो की डायरेक्शन के ऑपोजिट हम करंट की डायरेक्शन मानते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट is opposite to flow of electrons, flow of negative charge या flow of electrons, negative charge. So this is opposite to this. For example देख लीजिए, आपके पास कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है लाइक दिस, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो जा रहे हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ, लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, और एक नेगेटिव चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज Q माइनस वो आ रहे हैं राइट से लेफ़्ट की तरफ इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होकर। तो दोस्तों जो करंट इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन एज दिस चार्ज पार्टिकल। ये चार्ज पार्टिकल लेफ़्ट से राइट जा रहा है तो इसी डायरेक्शन में होगा करंट इसकी वजह से। नेगेटिव चार्ज जो है वो आ रहा है इस डायरेक्शन में, राइट टू लेफ्ट, तो करंट की डायरेक्शन इस चार्ज की वजह से होगी इसके ऑपोजिट, तो इस तरफ होगी। तो यहाँ पे मैं टोटल करंट कह सकता हूँ, टोटल करंट होगा करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड करंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये भी इस तरफ है और ये भी इस तरफ है। ठीक है, तो ये दोनों इनके, इसका करंट और इसका करंट दोनों जो हैं वो ऐड हो जाएंगे इस पर्टिकुलर केस में। और आप समझ गए यदि ये इस तरफ है और ये भी इस तरफ होता, मान लीजिए अगले एग्जांपल में आपको बताऊं कि यदि एक क्रॉस सेक्शन से पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं और नेगेटिव चार्ज भी लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो हम टोटल जो करंट है वो हम कहेंगे कि चार्ज की जो करंट है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से है इस तरफ, और जो करंट है नेगेटिव चार्ज की वजह से वो है आपका इस तरफ। तो इनमें से जो भी बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग हम साइन लगा देंगे कि ये ज़्यादा है ये कम है, तो ओवरऑल इनका डिफरेंस जो है वो इस तरफ आएगा। यदि ये ज़्यादा है ये कम है तो ओवरऑल डिफरेंस जो है वो इस तरफ आने वाला है। तो टोटल करंट जो है आएगा इस तरीके से। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर के अंदर कैसे प्रोड्यूस होता है, उसके अंदर चार्जेस का फ्लो किस तरीके से होता है। तो मैं आपके सामने एक कंडक्टर बना रहा हूं, एक सॉलिड कंडक्टर की बात कर रहे हैं। ये है एक कंडक्टर और इस कंडक्टर के ऊपर किसी भी तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस और ना ही कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। सो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर प्रेजेंट नहीं है, पहली बात। तो कंडक्टर के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें ढेर सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो एक साथ स्टैक्ड होते हैं और उन सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर, उन सारे एटम्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वैलेंस शेल में
लाई करते हैं। तो इन कंडक्टर की प्रॉपर्टीज होती है कि जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस मटेरियल के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन मटेरियल को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। मटेरियल को छोड़े बिना वो मटेरियल के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये उन कंडक्टिंग मटेरियल्स की प्रॉपर्टी होती है। तो सेम गोज विद दिस कंडक्टर। तो यहां पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एक थर्मल काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है एट ऑल टाइम्स। जब भी टेम्परेचर जो है बाहर का, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग वो 0 केल्विन से ज़्यादा है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास थर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है, और उस थर्मल काइनेटिक एनर्जी को लेकर ये रैंडम डायरेक्शंस में मूव करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है, ऐसे गया, और इस कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर फिक्स्ड आयंस होते हैं, राइट, जो न्यूक्लियस होता है बेसिकली। उन फिक्स्ड आयन से ये इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं, और टकराने के बाद इनका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज हो जाता है। ये ऐसे गए, टकरा के ऐसे गए, टकरा के ऐसे गए, टकरा के ऐसे गए, फिर ऐसे 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 रैंडम डायरेक्शन में ये मूव करते हैं बेटा, लाइक दिस, ऐसे रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, टकरा रहे हैं, और फिर हर जगह मूव कर रहे हैं। ऐसे ही सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नहीं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं, और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत बहुत ज़्यादा होती है एक छोटे से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में भी। तो ऐसे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव करते हैं, अपने साथी इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, फिक्स्ड आयन से टकराते हैं, और रैंडमली मूव करते रहते हैं। इनको मूव करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिली? सराउंडिंग से। सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है, तो उस टेम्परेचर की वजह से एक काइनेटिक एनर्जी पजेस करते हैं, उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये बात आई समझ में? ठीक। अब यहाँ पे एक बात आपको नोट करनी है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहती है, चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन से टकराएं, कितने भी फिक्स्ड आयन से टकराएं, इनकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट हम लेते हैं। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन इज कांस्टेंट। दूसरी बात यहां है कि इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद फिक्स्ड आयंस एंड नेबर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिपल्शन भी होता है उनकी वजह से, लेकिन फिर भी टकराते हैं। दे change their direction of motion, they change their direction of velocity or direction of motion continuously उनका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज होता रहता है। अब यदि मैं इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी मैं जानना चाहूँ कि इस पूरे सिस्टम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वेलोसिटीज़ का सम, उनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, लेट्स से n इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट्स अज्यूम देयर आर n number of free electrons in a conductor, in this particular piece of conductor. तो summation of all the velocities
मान लीजिए किसी एक रैंडम पार्टिकल की वेलोसिटी v आई है, तो उन सारी इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटीज का सम है डिवाइडेड बाय n, ये कहलाएगी आपकी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इसको u कह देते हैं बेटा, u कह देते हैं। u मतलब क्या है इस एक्सप्रेशन का, ध्यान से सुनिए, कुछ नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स को हमने नंबर प्रोवाइड कर दिया, सबको एक नंबर दे दिया, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे ही सबको एक नंबर असाइन कर दिया सारे इलेक्ट्रॉन्स को। तो किसी भी इंस्टेंट पर हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी वेक्टर लिखे, v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, v3 वेक्टर, v4 वेक्टर, v5 वेक्टर, v6 वेक्टर, v7 वेक्टर, v8 वेक्टर, v9 वेक्टर, v10 वेक्टर, ऐसे ही सबके वेलोसिटी वेक्टर हमने ऐड कर दिए, दैट इज टोटल वेलोसिटी। तो वही लिखा है मैंने समेशन, ये समेशन है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फिर इस समेशन को मैंने डिवाइड कर दिया, तो आपके पास ये जो क्वांटिटी मिली है, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट कंडक्टर एट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। तो ये वैल्यू आती है हमेशा 0 के बराबर, ये वैल्यू आती है हमेशा 0 के बराबर, बिकॉज वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा हो, तो उन ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स में ये पॉसिबल है कि एक दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। कोई मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो 4 मीटर पर सेकंड आई कैप होगा, और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा जो 4 मीटर पर सेकंड माइनस आई कैप में जा रहा होगा। तो इन दोनों वेक्टर्स का यदि हम सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। तो जो भी इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, उनका साथी दुश्मन जो है वो वहाँ पे एग्जिस्ट करता होगा। कोई ऐसे जा रहा है तो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे जाने वाला भी वहाँ पर होगा। तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज़ का एवरेज निकालें तो वो आता है 0 के बराबर। ये रिजल्ट आप इसको नाम दे सकते हैं, कोई भी इक्वेशन नंबर 1 आप इसको नाम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। अब हम बात करें सारे इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर से पूरे इलेक्ट्रॉन्स को जज नहीं कर सकते हैं। हम एक इलेक्ट्रॉन से पूरे कंडक्टर के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स को जज नहीं कर सकते हैं। तो हम इस तरह के प्रॉब्लम्स में, कंडक्टर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, जहाँ ढेर सारे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स में हम ओवरऑल डिस्कशन करते हैं, एवरेज की टर्म्स में हम डिस्कशन करते हैं क्वांटिटीज़ का। तो बेटा हम यहाँ यदि देखें इफेक्टिवली, कोई भी इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली 0 इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया यदि मैं बना देता हूँ, कोई भी क्रॉस सेक्शन यदि एरिया बना देता हूँ, तो इफेक्टिवली 0 इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग नॉर्मल टू इट। कोई यदि इधर जाता है इलेक्ट्रॉन तो कोई इधर से इधर आ जाता है, तो टोटल जो प्रोग्रेस होती है करंट को बनने में वो 0 हो जाती है। कोई कोई जा रहा है लेफ्ट से राइट, और उतने ही टाइम में उसी समय एक राइट से लेफ्ट आ जाता है इलेक्ट्रॉन, तो टोटल करंट 0 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के ऊपर 0 होता है, तो उसमें करंट जो फ्लो होता है उसकी वैल्यू भी 0 के बराबर होती है। देयर इज नो करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर विच does not have any external field applied over it। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गई।